हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। कम्युनिकेशन यूनिट की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी करें। इसीलिए स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि एज इट इज़ अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आप सबके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर सेशन पर आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट 1 बोलती है, इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्विटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज एम्बिग्विटी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इसको हिंदी में भाषा में अस्पष्टता बोला जाता है। अब एम्बिग्विटी क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए किसी एक बात के मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं, जैसे मैंने आपको नॉर्मल सी बात बोली कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, लेकिन आपने क्या किया, इस बात का दूसरा मीनिंग पकड़ लिया कि अच्छा, मुझे आज सुंदर बोला, इसका मतलब है मैं रोज सुंदर नहीं लगती हूँ। तो ये लैंग्वेज एम्बिग्विटी होता है, जो कहता है कि एक ही बात के हर पर्सन के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में जब लैंग्वेज एम्बिग्विटी होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स या फिर इनकरेक्ट टोन ऑफ वर्ड्स अगर होगी तो एम्बिग्विटी कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। इनफॉर्मल टाइम टर्म्स यानी कि अनौपचारिक समय शर्तों का मतलब होता है, जैसे आप मुझे मान लीजिए बोल रहे हो कि हमारी क्लास कब है, तो मैं आपको बोलूंगी 5:07 पर अपनी क्लास है। 5:07 पर, तो मेरा मतलब था कि 5:07 पर अपनी क्लास होनी थी। आपने उसको ये सोच लिया 5 बजे और 7 बजे अपनी क्लास होगी। तो ऐसे जो टाइम में या इंफॉर्मेशन देने में कम्युनिकेशन के दौरान गड़बड़ हो जाती है, उसको इनफॉर्मल टाइम टर्म्स बोला जाता है। ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को जन्म देती है, मतलब कि अलग अलग व्याख्या हर बात की इसमें से निकल सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी है बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following are true of the communication process? communication के लिए, संचार प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी statements true है? It is purposeful, यानी कि कम्युनिकेशन, संचार जब आप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, एवरी कम्युनिकेशन इज पंक्चुएटेड, यानी कि हर एक संचार में विराम चिन्ह होता है। बिल्कुल सही है। अब देखो, आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, नॉर्मल किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा विराम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस। आपके पास कम्युनिकेशन करने के मल्टीपल विकल्प होते हैं, हर बार नहीं होते, लेकिन बहुत बार होते हैं कि आप बात करना चाहते हो या नहीं, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या नहीं, कौन सा मीडियम आप यूज करोगे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सब चॉइसेस के अंदर इस क्वेश्चन में कंसिडर किया गया है। चौथा ऑप्शन है,
वैसे तो देखिए यहाँ पर 3 ही ऑप्शंस में से सही आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 1, बट फिर भी देख लेते हैं। सेंट मैसेजेस कैन बी अनकम्युनिकेटेड। एक बार जो मैसेज भेज दिया उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे कि मैम चैट में तो ऐसा होता है, एक बार मैसेज भेज दिया उसको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो आपने किसी को बात बोल दी कि आप उसको वापस खींच सकते हो फेस टू फेस या जो भी है, नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर मैसेजेस का मतलब ऑनलाइन मैसेजेस नहीं है मेंशन किया हुआ, इसका मतलब है कि हम नॉर्मल फेस टू फेस कन्वर्सेशन को भी इसमें कंसिडर करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। कम्युनिकेशन डज नॉट हैव द पावर डायमेंशन। कम्युनिकेशन के पास पावर डायमेंशंस होते हैं, जिस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। In a classroom context, when innumerable meaningful messages emanate from a finite number of linguistic signals is called what? आसान क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में पहले समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उस पे जाने से पहले देखिए, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अभी जो भी यूनिट नेक्स्ट आप चाहते हो, आपकी जो भी यूनिट अभी तक मिस हो चुकी है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो यूनिट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, बस मुझे कॉमेंट करके उसका नाम बता दीजिए। इन अ क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट व्हेन इन्यूमरेबल मीनिंग का मतलब होता है कुछ संकेत, जैसे कि हिंदी में इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है भाषाई संकेत। ठीक है, कक्षा में जब भी कम्युनिकेशन होता है तब भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से, एक लिमिटेड नंबर से, एक फाइनाइट नंबर से असंख्य सार्थक संदेश निकलते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिमेंटिक्स, कॉग्निशन, प्रोडक्टिविटी या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है प्रोडक्टिविटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। The advantages of diagonal communication are, so diagonal communication क्या होती है? मान लीजिए आपके कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट है, आर्ट्स और साइंस। ठीक है, एक तरफ आर्ट्स डिपार्टमेंट के एचआर हैं, दूसरी तरफ साइंस डिपार्टमेंट के एचआर हैं। यहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से अगर साइंस डिपार्टमेंट के एचआर और आर्ट्स डिपार्टमेंट के एचआर से साइंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। 2 डिफरेंट डोमेन्स के पर्सन अगर कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। सो ये रेजिस्टेंस होता है? नहीं होता। हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। साइड ट्रैकिंग बिल्कुल सही है, डायगोनल कम्युनिकेशन हमेशा साइड ट्रैकिंग को फॉलो करता है। अनोमी इसमें होता है या नहीं? तो अनोमी भी, एनोमी या अनोमी, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी इसमें नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। अगला है मोरल बूस्टिंग, सो किसी का मनोबल बढ़ाना। सो मनोबल बढ़ाने के लिए डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन दूसरे के साथ अगर करना है तो डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्ण संचार, उसमें बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो सही आंसर है बी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिकेशन बैरियर्स दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो पहला बैरियर है साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या फिर सिमेंटिक। तो हम सबसे आसान ऑप्शन को पहले पकड़ेंगे और उसके बाद फिर सही आंसर को ढूंढने जाएंगे। पर्सनल बैरियर से शुरू करते हैं। अब देखिए, 2 व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन आप लोग उस इंफॉर्मेशन को नहीं सुन पा रहे। आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका दिमाग बहुत तेज है, आप लोगों के आसपास नॉइज नहीं है, मेरे लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, फिर भी आप नहीं सुन पा रहे हो, तो ये हमारी कम्युनिकेशन में पर्सनल बैरियर होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रही हूं मैं। पुअर रिटेंशन, पुअर रिटेंशन क्या होता है? जब कोई चीज अगर आपको बताई जा रही है और आप उसको भूल जा रहे हो, ठीक है, वो भी पर्सनल में नहीं आता है। फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस आपका जो है ये आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। तो पर्सनल बैरियर में ये होता है कि अथॉरिटी के चैलेंज से आप लोग डर रहे हो। ठीक है, सो सी को अगर हम 4th से मैच करेंगे, देखो यहाँ पर आंसर मिल गया। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? जब हमारी कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसका बेस ही क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है,
ठीक है। सो सिमेंटिक बैरियर होता है टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग करना। अब जैसे मेरा पेपर 2 देखिए कंप्यूटर साइंस है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत टफ लैंग्वेज में पढ़ाने लग जाऊं, बहुत टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके पढ़ाऊं, तो आप नहीं समझोगे। इसका मतलब है बेस ही गलत बना रही हूं मैं, तो ये सिमेंटिक बैरियर होगा। तो फोर्थ का फर्स्ट, सी का फोर्थ, एंड साइकोलॉजिकल बैरियर होता है मानसिक किसी दिक्कत को लेकर के। तो अगर आप कोई चीज सुन रहे हो लेकिन उसको बार बार भूल जा रहे हो, तो वो पुअर रिटेंशन होता है, आपकी ध्यान की कमी भी इसमें हो सकती है। और इसको हम मैच करेंगे फोर्थ से, ऑर्गेनाइजेशनल को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से हम मैच करेंगे। तो ये आ गया सही आंसर। Which of the following are determinants in transactional communication? So transactional यानी कि लेन देन संबंधी संचार। ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन जैसे कि आप लोग फोन कॉल्स करते हो, एक पर्सन बोल रहा है, फिर दूसरा पर्सन फीडबैक देगा, फिर पहले ने बोला फिर दूसरे ने बोला, तो ये ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन है। तो इसमें इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके निर्धारक कौन कौन से हैं? ओके तो सबसे पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामाजिक संदर्भ इसके अंदर आता है, जो कि बिल्कुल एक सही ऑप्शन है। अगला है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट भी इसका एक डिटर्मिनेंट होता है। लीगल कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर नहीं आएगा और डिलेड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। इसमें समझने समझाने का कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल यानी कि लेन देन संबंधी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें आपको एक सोशल, आपका जो सामाजिक संदर्भ है कि जिस समाज में आप रह रहे हो, उन चीजों को भी ध्यान में रखना है, आपके कल्चर को भी ध्यान में रखना है, और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी, संबंध परक को भी ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन मीन्स, संचार का क्या अर्थ होता है? सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का दमन। नहीं समझ आ रहा तो इसको आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। पहला ऑप्शन इसीलिए थोड़ा सा टफ है, मुझे भी नहीं समझ आया, छोड़ दो। दूसरा है एक्सचेंज। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग, समझ भी होनी चाहिए, जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको समझ भी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग भी होती है। ठीक है, तो बी और सी सही है। अब देखो बी और सी साथ में कहाँ कहाँ पर है? इस ऑप्शन में भी साथ में है बी और सी, इस ऑप्शन में भी है। यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, तो ये दोनों को हम हटा देंगे। अब देखते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी कि प्रासंगिकता। सो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें प्रासंगिकता होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि इसको सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि एक मुद्दा होना जरूरी है कि क्या हम बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के अंदर आता है। तो बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी तक हम पहुंच गए। अब देखो ए का मीनिंग नहीं पता था, बट फिर भी हमने आंसर ढूंढ लिया। तो एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये वाला मेथड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। चलिए एक होमवर्क दे रही हूं। होमवर्क क्या है कि बताइए मुझे अनएथिकल का क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ऑलरेडी इस पे सेपरेट लेक्चर में लेकर आई हूं, छोटा सा मीनिंग बता दो इसका, एग्जाम में आएगा तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। अनैतिक संचार के एक एग्जाम्पल आपने देने हैं। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पा रही है तो उसका कोई और इंफॉर्मेशन का सोर्स तरीका यूज कर लेना गलत है, ये एथिकल होता है। अब जैसे कैसे, मान लीजिए कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आपके साथ लाइव क्लास में थी। अब लाइव क्लास में बीच में मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन देने का एक ऑल्टरनेट सोर्स निकाल दिया कि मैंने बोला अब लाइव तो नहीं चल रहा, मैं ऐसे करती हूँ यही क्लास को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का एथिक हो गया कि अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन देने का, तो दूसरा यूज कर लो। बट यहाँ पर अनएथिकल बोला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नॉट रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी एथिकल है। आप किस तरीके से मैसेज भेज रहे हो ये सबको बताना जरूरी नहीं होता, खास करके ऑफलाइन में। प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार, और नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी। नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी भी एथिकल है। सो अनएथिकल है प्रोपेगेंडा, प्रचार करना। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, पार्टिसिपेटरी, अथॉरिटेरियन। सो सिंक्रोनस क्या होता है, जैसे कि फोन कॉल,
उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अगर एक तरफ से बोल रहे हैं तो इमीडिएटली दूसरा व्यक्ति भी उनका रिप्लाई कर सकते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे लाइव क्लास है, लाइव क्लास में अगर हम होते तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछती, आप इमीडिएट उसका आंसर मुझे देते, तो वो सिंक्रोनस है, बिना रुकावट के। ठीक है, वहीं अगर हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो होता है जैसे अभी हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, मैं आपको मान लीजिए सुबह 6 बजे मेरा क्लास होती है, मैं 6 बजे आपको ये वीडियो दे रही हूँ, आप लोगों ने दोपहर को 10 से 12 के बीच में ये देखा, फिर जाकर आप मेरे होमवर्क क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो, तो मैंने वेट किया कि कोई रिप्लाई करेगा, कोई कमेंट करेगा, तो ये एसिंक्रोनस है कि एकदम से रिप्लाई यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। ओके, सो इजिएस्ट के साथ ही शुरू करते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स पर फिर हम बाद में जाएंगे। तो सिंक्रोनस मैंने आपको बताया, इमीडिएट फीडबैक, एकदम से रिप्लाई मिलता है। तो इसके एग्जांपल है फेस टू फेस, न्यूज़पेपर आपको रिप्लाई करता है, नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड अपने एम्प्लॉइज को जल्दी से रिप्लाई करता है, नहीं करता है। ठीक है, अभी मेल करोगे तब जाकर कहीं 2-4 घंटे में रिप्लाई आएगा। बोर्ड रूम की मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता है। तो सिंक्रोनस में जहां पर एकदम फीडबैक मिलता है, एकदम रिप्लाई मिलता है, वो होता है फेस टू फेस। एसिंक्रोनस आता है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं एसिंक्रोनस की, इंफॉर्मेशन तो सुबह ये पहली रात को रिलीज हो चुकी है, बट आप लोगों तक काफी देर से पहुंच रही है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, वैसे तो देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये देखिए आंसर हमें मिल चुका था। पार्टिसिपेटरी होती है बोर्ड रूम मीटिंग, यानी कि जो एक मीटिंग है, नॉर्मल मीटिंग की बात की जा रही है, उसमें हर एक एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का, हर एक एम्प्लॉय को बोलने का पूरा अधिकार है। अथॉरिटेरियन क्या होता है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी दी जा रही है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टू एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज द जनरल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन listed by Rubins et al. In sequence are. So इनके हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए? So इसका सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले टू लर्न, आपको सबसे पहले समझना है, सबसे पहले सीखना है, उसके बाद जो सीखा है उसको रिलेट करना रियल लाइफ की कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ, फिर टू हेल्प, उसकी मदद करनी, उसी के जरिए किसी और की मदद करनी, टू इन्फ्लुएंस, उनको प्रभावित करना, और टू प्ले। तो ये है इसका सही सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट नोट कर सकते हो। सो इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह से दिसंबर 2023 शिफ्ट के और भी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बाकी के शिफ्ट्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।